वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया से पैसा कमाना है तो आपको ये दो रूल्स हमेशा याद रखने चाहिए। पहला रूल है नॉट लूज योर कैपिटल और दूसरा है नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना कैपिटल सेफ रखोगे और जैसे जैसे आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स कमा लोगे। लेकिन अगर आप अपना कैपिटल ही लूज़ कर दोगे, फिर चाहे आपके पास कितना भी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, आप अच्छे रिटर्न्स कमाने की अपॉर्चुनिटी को ही मिस कर दोगे। सो एज अ बिगनर आपका सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए, भले ही आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम रिटर्न कमा लो, लेकिन आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करो जिससे कि आपका कैपिटल लॉस का खतरा हो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी कंपनीज को कैसे एनालाइज कर सकते हो जहां पर आपका परमानेंट कैपिटल लॉस का भी खतरा होता है, ताकि आप ऐसी बुरी कंपनीज को अवॉइड कर सको। जब भी हम किसी कंपनी के एनालिसिस करते हैं तो हम उसे दो तरह से एनालाइज करते हैं। एक होती है रैशनल एनालिसिस और दूसरी है रीजनेबल एनालिसिस। रैशनल एनालिसिस में हम उस कंपनी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं, प्लस हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। रीजनेबल एनालिसिस में हम उस कंपनी के क्वालिटेटिव फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, जैसे कि उस कंपनी की बिजनेस क्वालिटी, उसका मैनेजमेंट, उसकी फ्यूचर ग्रोथ और मोड्स। पर क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस से आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये पता कर सकते हो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो वो सच में इन्वेस्ट करने के लायक है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताऊंगा जिन्हें चेक करके आप बुरी कंपनीज को अवॉइड कर सकते हो, जिससे कि आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है डेट, क्योंकि किसी भी कंपनी के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण उसका कर्जा होता है। किसी कंपनी पर डेट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कंपनी पर उतना ही डेट होना चाहिए जिससे कि वो इजीली पे कर सके। अगर किसी कंपनी पर डेट बहुत ज़्यादा होगा, ऐसी कंपनीज अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन में प्रॉफिट्स कमाती हैं और उस डेट को इजीली पे करती रहती हैं। लेकिन जब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो ऐसे टाइम पे कंपनीज के प्रॉफिट कम हो जाते हैं, लेकिन उसे किसी ना किसी तरह बैंक को उसका इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ता है। और ऐसे टाइम पे जिन कंपनीज पर बहुत ज़्यादा डेट होता है उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इवन ऐसी कंपनीज बैंकक्रप्ट भी हो जाती हैं। किसी भी कंपनी का डेट ज़्यादा या फिर कम है ये आपको उसके डेट टू इक्विटी रेशो से पता चलता है, जिसका फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है उस कंपनी की ओनरशिप। मतलब डेट टू इक्विटी रेशो आपको ये बताता है कि किसी कंपनी के ओनरशिप के मुकाबले उस कंपनी पर कितना डेट है। मान लो किसी कंपनी की इक्विटी यानी कि ओनरशिप 100 रुपये की है और उस पर टोटल 20 रुपये का कर्जा है, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशो हुआ 0.2, जो कि एक अच्छा रेशो है। किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो अगर 1 से कम होता है तो वो उस कंपनी के लिए अच्छा साइन है, लेकिन अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 1 से ज़्यादा होता है तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। लेकिन आपको खुद से ये डेटा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं एनालिसिस के लिए screener.in को यूज़ करता हूँ, जहाँ पर आपको ये सारा डेटा इजीली मिल जाता है। अगर हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के टोटल डेट को देखें तो वो 700 करोड़ से भी ज़्यादा का है। ये आपको देखने में भले ही ज़्यादा लग रहा हो, बट एक्चुअल में ये इतना ज़्यादा है नहीं। अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशो को देखें तो वो सिर्फ 0.13 है। मतलब इसके इक्विटी के मुकाबले इसका डेट बहुत ही कम है और बुरे इकोनॉमिक कंडीशंस में भी डेट का इस कंपनी पर कुछ खास फर्क पड़ेगा ही नहीं। वहीं अब हम एक ऐसी कंपनी को देखते हैं जो अपने ज़्यादा डेट के कारण बहुत ही बुरी कंडीशन में है। अगर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के टोटल डेट को देखें तो वो लगभग 14,000 करोड़ है। ये ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये 14,000 करोड़ है, बल्कि ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये डेट इसकी इक्विटी के मुकाबले ज़्यादा है। अगर हम इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो देखते हैं तो वो 1 से ज़्यादा का है और ये कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे बैंक को इंटरेस्ट के फॉर्म में देना पड़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये कंपनी लॉस में है। और इसीलिए अगर हम इसके शेयर के ऑल टाइम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो हम देख सकते हैं जिन लोगों ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उन्हें काफ़ी लॉस उठाना पड़ा है। दूसरा फैक्टर जो आपको चेक करना चाहिए वो है नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, क्योंकि कुछ कंपनीज अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर कर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाती हैं, बट एक्चुअल में वो प्रॉफिट उनके पास कैश की फॉर्म में आता ही नहीं है। और जब कंपनी के पास कैश की फॉर्म में वो प्रॉफिट आता ही नहीं है तो उस प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग सिर्फ उसके नेट प्रॉफिट को देखकर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए यही कंपनी बेस्ट है, लेकिन वो लोग उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सत्यम कंप्यूटर स्कैम्स में रामालिंगा राजू ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर कर अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू तो खूब दिखाते थे, बट एक्चुअल में उनके पास वो कैश आता ही नहीं था। और जब कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने अपना स्टेक बेचकर उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया। उनका ये पूरा स्कैम लगभग 7,000 करोड़ का था। फिर उन्होंने उस स्कैम से कमाए हुए प्रॉफिट से रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया। उन्होंने सोचा था कि रियल स्टेट में उन्हें जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से वो प्रॉफिट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के डिफरेंस को ख़त्म कर देंगे।
लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में रियल एस्टेट के प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, जिस कारण उन्हें रियल एस्टेट में तो लॉस हुआ ही, लेकिन वो अपने प्लान के मुताबिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के डिफरेंस को ख़त्म नहीं कर पाए और उसके बाद ये पूरा स्कैम बाहर आया। सो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके प्रॉफिट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के डिफरेंस को ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर ये डिफरेंस 10 से 20% का है तो ठीक है, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा का है तो इसका मतलब ये है कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, तो फिर ऐसे वर्चुअल प्रॉफिट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर हम कॉक्स एंड किंग्स के P&L स्टेटमेंट को देखते हैं तो 2019 तक ये कंपनी लॉस में जाने से पहले कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन अगर आप इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखोगे तो वो नेगेटिव में है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी में कैश आने के बजाय उल्टा इस कंपनी से ही बाहर जा रहा था और अपनी इसी एक्टिविटी के कारण आज ये एक पेनी स्टॉक बन चुका है। अगर आप इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट पैटर्न को देखोगे तो इससे पता चलता है ये कंपनी अपने 99% वैल्यू को खो चुकी है और आज इसका शेयर प्राइस 2 रुपये से भी कम प्राइस पर ट्रेड होता है। वहीं अगर आप हिरनबा इंडस्ट्री को देखोगे तो इस कंपनी ने भी अपने प्रॉफिट को बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, लेकिन अगर आप इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखोगे तो इसका कैश फ्लो भले ही पॉजिटिव है, लेकिन इसके प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिस कारण इस कंपनी के शेयर प्राइस ने अब तक कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है। वहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जैसे कि HUL में आपको प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो में बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी प्रमोटर होल्डिंग्स भी ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो प्रमोटर्स वो होते हैं जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इन प्रमोटर की होल्डिंग उस बिजनेस में जितनी ज़्यादा होती है उतना ही उस कंपनी के लिए अच्छा रहता है। इससे ये पता चलता है कि उन प्रमोटर्स को उस कंपनी पर भरोसा है कि ये आगे भी ऐसे ही ग्रो होती रहेगी। यूजुअली किसी भी कंपनी में उसके प्रमोटर की होल्डिंग 35% से ज़्यादा होती है तो वो उसके लिए एक अच्छा साइन होता है, लेकिन अगर किसी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 35% से कम भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी ही बुरी हो गई। आपको इसका रीजन पता करना चाहिए कि उसकी प्रमोटर होल्डिंग कम क्यों है। अगर हम ITC का एग्जांपल लें तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग 0 है। ये कंपनी प्रॉफिट भी कमाती है और इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा डेट भी नहीं है, तो आखिरकार इसकी प्रमोटर होल्डिंग 0 क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि एक प्रोफेशनली रन कंपनी है और ये कंपनी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इसे किसी प्रमोटर की जरूरत ही नहीं है और इस कंपनी का मैक्सिमम स्टेक एक्सपर्ट्स के पास है, जैसे कि FIIs और DIIs। और जितनी भी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं उनमें प्रमोटर होल्डिंग्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है और ऐसी कंपनीज को उनके CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, ऐसे केस में अगर उसकी प्रमोटर होल्डिंग कम होती है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के प्रमोटर्स को ही अब अपने बिजनेस पर भरोसा नहीं है कि वो आगे ग्रो हो सकता है और ऐसे कंपनीज के शेयर बहुत ही चीप प्राइसेस पर अवेलेबल होते हैं। सिर्फ कम प्राइस को देखकर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और फ्यूचर में उन्हें एक बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। अगर हम रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग 2019 से कंटिन्यूसली कम होती रही है और अब इसकी प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 5% रह गई है। तो प्रमोटर इस कंपनी में अपनी होल्डिंग इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी कई सालों से लॉस में है और इसके ऊपर डेट इतना ज्यादा है कि वो इसकी टोटल मार्केट वैल्यू का ही कई गुना है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी इस कंपनी में ना के बराबर है। अगर इस कंपनी में सबसे ज्यादा किसी की होल्डिंग है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर्स। आप देख सकते हो इस कंपनी का 90% स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास है और यही कारण है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से अच्छे प्रॉफिट ही नहीं कमा पाते हैं। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखोगे तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है और इसीलिए ये शेयर आज सिर्फ 3 रुपये पर ट्रेड होता है। प्रोमोटर होल्डिंग के साथ साथ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी होती है और वो है प्लेज प्रमोटर होल्डिंग। लेकिन ये होता क्या है? आसान भाषा में तो जब भी कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है और सिक्योरिटीज़ के लिए अपने ही कंपनी के शेयर्स बैंक के पास गिरवी रख देती हैं, और ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि उसे लोन लेने के लिए अपने ही शेयर्स को गिरवी रखना पड़ रहा है। इन केस अगर वो कंपनी लोन नहीं चुका पाती है तो बैंक के पास ये पूरा राइट होता है कि वो उन शेयर्स को बेचकर अपना लॉस रिकवर करे। लेकिन इस सब से आखिर शेयर होल्डर्स को क्या लेना देना? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला, ये मार्केट सेंटिमेंट्स पर एक बैड इम्पैक्ट डालता है कि कंपनी को लोन लेने के लिए अपने ही शेयर्स को गिरवी रखना पड़ रहा है और मार्केट फ्लक्चुएशन के टाइम अगर उस शेयर का प्राइस गिरता है तो जिस प्राइस पर कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी रखा था उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है और इस सब से बैंक को लॉस होता है और बैंक अपना लॉस कंपनी के थ्रू ही रिकवर करता है। मान लो अगर किसी कंपनी ने बैंक से 100 रुपये का लोन लिया था और बैंक के पास उस कंपनी के 100 रुपये के शेयर्स गिरवी रखे और मार्केट फ्लक्चुएशन के टाइम पर अगर उन 100 रुपये के शेयर्स की कीमत गिरकर सिर्फ 60 रुपये रह जाती है तो इस केस में बैंक को 40 रुपये का लॉस हुआ
और बैंक अपना ये लॉस कंपनी से ही वसूल करेगा। इस केस में कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बैंक को 40 रुपए कैश दे दे और उसका लॉस रिकवर करे, या फिर वो बैंक के पास अपने 40 रुपए के शेयर्स और गिरवी रख दे। अगर उस कंपनी के पास कैश नहीं होता है तो उसे अपने शेयर्स को ही गिरवी रखना पड़ता है। और एक टाइम आता है जब कंपनीज के पास ना तो गिरवी रखने के लिए शेयर्स होते हैं और ना ही बैंक को देने के लिए कैश। तो इस केस में बैंक अपने लॉस को रिकवर करने के लिए उन शेयर्स को सेल कर देता है। और बैंक हमेशा एक बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को सेल करता है, और जब बैंक इतनी बड़ी क्वांटिटी को सेल करता है तो शेयर का प्राइस ड्रास्टिकली कम हो जाता है, और जिस कारण उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। थ्योरीज के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी की प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है आपको स्टार्टिंग में उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल ज़ीरो हो। अगर आपको किसी शेयर की प्लेज प्रमोटर होल्डिंग चेक करनी है तो आप उसे moneycontrol.com पर इजीली चेक कर सकते हो। अगर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रमोटर होल्डिंग देखें तो वो सिर्फ 4.98% है, और उसमें से भी प्रमोटर्स के 94% शेयर्स प्लेज्ड हैं। मतलब इस कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग 1% से भी कम है, जिसका मतलब साफ है कि प्रमोटर्स को इस कंपनी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सो आपको भी ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। सो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के इन 4 पैरामीटर्स को चेक करके आप बुरी कंपनीज को अवॉइड कर सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम बाकी पैरामीटर्स को भी कवर करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।